Please subscribe my channel and don't forget to press bell icon to get notification about all new videos. Thank you. Assalamu alaikum students, वेलकम टू MS फिज़िक्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्क। सबसे पहले ही देखते हैं कि वर्क के लिए लाजमी कंडीशंस क्या क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इस पर वर्क करने का मतलब ये हुआ कि नंबर 1 हमें फ़ोर्स लगानी पड़ेगी, और फोर्स लगाने के बाद दूसरे नंबर पर है ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। अगर हम फोर्स नहीं लगाते तो हम वर्क नहीं कर रहे, अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, वर्क नहीं, डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो तब भी वर्क नहीं है। लिहाजा वर्क के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस हैं, नंबर 1 हमारे पास फोर्स होनी चाहिए और नंबर 2 हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अब हम ये देखते हैं वर्क और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन क्या है, वर्क और फोर्स के दरमियान रिलेशन क्या है। अगर हम फोर्स को इनक्रीज़ कर दें तो हमारे पास वर्क भी इनक्रीज़ होगा, वर्क ज़्यादा होगा। वर्क ज़्यादा होगा मतलब हम लिख सकते हैं वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर रिलेशन देखें तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट को इनक्रीज़ करते हैं तो वर्क भी इनक्रीज़ होगा। यानी अगर बॉडी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, इस केस में वर्क भी ज़्यादा होगा। अगर बॉडी कम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, इस केस में वर्क भी कम होगा। लिहाजा W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करें, W इज़ प्रोपोर्शनल टू FD। लिहाजा वर्क की कुछ इस तरह की शेप बनेगी कि अगर हम फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट दोनों को मल्टीप्लाई करें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो रिजल्टेंट होगा उस रिजल्टेंट को हम वर्क कहते हैं। डेफिनेशन बनती है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। अगर इसके हम मैथमेटिकल फॉर्म लिखें, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। यूनिट ऑफ वर्क अगर हम देखें तो वर्क की यूनिट होगी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, तो न्यूटन मीटर। अगर हम देखें डायमेंशन ऑफ वर्क, तो वर्क की डायमेंशन होगी, फोर्स की डायमेंशन होती है ML/T-2 और D की डायमेंशन होती है L, तो ये हमारे पास बन जाएगा ML²T-2। नेक्स्ट केस कि ये तो सैम्पल केस था जब वर्क और फोर्स दोनों आपस में, इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो, दोनों पैरेलल हो। अगर वर्क और फोर्स दोनों पैरेलल नहीं है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल नहीं है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ एंगल बना रहे हैं, तो इस केस में वर्क कितना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक के साथ हम स्ट्रिंग बांधकर उस स्ट्रिंग के अलांग फोर्स लगा रहे हैं और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये ब्लॉक मूव कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये होगी, फोर्स की डायरेक्शन ये है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल है थीटा। अब इस केस में फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा F cos ऑफ थीटा, और एक है वर्टिकल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट होता है F sin ऑफ थीटा। अब ये फोर्स जो इस स्ट्रिंग के अलांग इस ब्लॉक पर एक्ट कर रही है, इस फोर्स के दो अफेक्ट हैं, हॉरिजॉन्टल अफेक्ट और वर्टिकल अफेक्ट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करवाना चाहता है, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट इसको वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करवाना चाहता है। अब जबकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ किस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट है x डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब वर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। हम फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेंगे, कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हम फोर्स का वो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो अफेक्टिव कंपोनेंट होगा, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा। तो किसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट उस डिस्प्लेसमेंट का काज है। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर इस एग्जांपल में हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट है x डायरेक्शन में, इसका मतलब है फोर्स का वो कंपोनेंट
अफेक्टिव होगा जो एक्स डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट है। तो वो कंपोनेंट कौन सा है? एफ कॉज ऑफ थीटा। जबकि अगर हम बात करें एफ साइन ऑफ थीटा की, तो एफ साइन ऑफ थीटा इस ब्लॉक को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा था, जबकि अपवर्ड डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, इसका मतलब एफ साइन ऑफ थीटा का कोई अफेक्ट नहीं है, ये अफेक्टिव कंपोनेंट नहीं है। लिहाजा वर्क इज़ इक्वल टू एफ cos of theta multiplied by displacement. Work is equal to एफ डी cos of theta। सेकंड चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos ऑफ थीटा, कि डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करें तो cos थीटा आ जाएगा। अगर cos थीटा को ख़त्म करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ से cos थीटा को ख़त्म करते हैं तो W इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी। डेफिनेशन नंबर 2 है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। और इसके अलावा फिर हम वेक्टर प्रोडक्ट में ये भी जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क रिजल्ट है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, लिहाजा वर्क कौन सी क्वांटिटी होगी? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा अब अगर डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो तो क्या उस केस में फोर्स का ये वाला कंपोनेंट अफेक्टिव होगा या ये वाला कंपोनेंट अफेक्टिव होगा? यानी अगर डिस्प्लेसमेंट कोई भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो उस केस में क्या हम डिस्टेंस के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ साइन थीटा के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे या काज थीटा के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, ये कोई ऑब्जेक्ट है तो डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स डिस्प्लेसमेंट, और ऊपर देखें हम ये एक ऑलरेडी ये चीज़ देख चुके हैं, जो थीटा एंगल है ये एंगल थीटा होगा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान। तो ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान एंगल थीटा। अगर यहाँ तो ट्राइंगल बनाएं, एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये हमारे पास है बेस और ये है परपेंडिकुलर, और बेस के अलांग जो कंपोनेंट होता है वो कंपोनेंट है एफ कॉज ऑफ थीटा, और परपेंडिकुलर के अलांग जो कंपोनेंट होता है वो कंपोनेंट एफ साइन ऑफ थीटा। तो देखें इस केस में दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में एफ कॉज ऑफ थीटा, एक है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ साइन ऑफ थीटा। किस कंपोनेंट की वजह से डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से जो कि है एफ कॉज ऑफ थीटा। लिहाजा इस केस में भी हम वर्क कैलकुलेट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे एफ कॉज ऑफ थीटा के साथ, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है एफ का डी कॉस ऑफ थीटा। और इन दोनों एग्जांपल से एक ये चीज़ क्लियर होती है कि वर्क कैलकुलेट करने के लिए फोर्स को और फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा उस कंपोनेंट को यूज़ करेंगे, और जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं होगा उस कंपोनेंट को हम यूज़ नहीं करेंगे। मैक्सिमम वर्क बराबर होता है एफ डी काज ऑफ थीटा। अब वर्क मैक्सिमम उस वक्त होगा जब काज थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। काज थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, और थीटा की किस वैल्यू के लिए काज की वैल्यू 1 होगी? तो थीटा, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो काज की वैल्यू 1 होगी। काज की वैल्यू 1 मैक्सिमम होती है और उस वक्त वर्क भी मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम वर्क में काज की वैल्यू 1 होती है, तो लिहाजा वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अगर वर्क और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0 हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों पैरेलल हों तो उस वक्त मैक्सिमम वर्क होगा। दूसरे नंबर पे है मिनिमम वर्क।
तो मिनिमम वर्क, मीन वर्क ज़ीरो, कोई वर्क नहीं हुआ। तो वर्क अगर फोर्स भी हो, डिस्प्लेसमेंट भी हो कुछ, तब वर्क किस टाइम नहीं होगा, अगर हमारे पास काज की वैल्यू ज़ीरो आ जाए। और जब काज की वैल्यू ज़ीरो होगी तब थीटा की वैल्यू 90 होगी। लिहाजा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर आ जाएं तो उस वक़्त वर्क की वैल्यू ज़ीरो होगी। तीसरे नंबर पे है पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क डिपेंड करता है थीटा पर, क्योंकि एफ डी की हमने यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड ली है और मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होती है। वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये डिपेंड करता है काज ऑफ थीटा पर। तो काज थीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो वर्क पॉजिटिव होगा, अगर काज ऑफ थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी तो वर्क नेगेटिव होगा। 0 से 90 के दरमियान काज ऑफ थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, लिहाजा 0 से 90 के दरमियान वर्क पॉजिटिव होगा। इसी तरह 90 से 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट में काज की वैल्यू नेगेटिव होती है, अगर काज की वैल्यू नेगेटिव है तब इस केस में वर्क भी नेगेटिव होगा।